चुनाव आयोग की बात हो गई, अब आते हैं न्यायपालिका पर। हम जानते हैं भारत में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के बराबर शक्तियां दी गई हैं। तीन स्तंभ हमारे लोकतंत्र के कार्य का विभाजन। संविधान में जो हमारे हक हैं उनकी रक्षा, उनका कस्टोडियन न्यायपालिका है, कोर्ट है, जुडिशरी है। जब इन अधिकारों पर आंच आती है तब हम अदालत की तरफ देखते हैं। पर क्या अदालतों में सब कुछ ठीक चल रहा है? जवाब हाँ में देना मुश्किल है। कुछ मिसालों पर गौर करिए। सबसे पहले बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की। सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम जजों की कोलेजियम ने फैसला लिया है कि जस्टिस पुष्पा का नाम हाई कोर्ट में स्थायी जस्टिस के पद के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब अब वो डिमोट होकर फिर से जिला जज हो जाएंगी। जस्टिस पुष्पा का सबसे चर्चित और विवादित फैसला आया था इसी साल जनवरी में। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से उन्होंने एक फैसला दिया था जिसका नाम अब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जजमेंट पड़ गया है। यह मामला 39 साल के शख्स से जुड़ा था। अमरूद देने के बहाने वो एक 12 साल की बच्ची को घर ले गया और उसका यौन शोषण किया। इस दौरान उसने बच्ची के कपड़े उतारने की कोशिश भी की। सेशन कोर्ट ने इस शख्स को दोषी पाया और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो के तहत इसकी धारा 7 के तहत सजा सुनाई। ये दोषी इसके बाद राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के पास आया। वहां जस्टिस पुष्पा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और अपने फैसले में कहा, चूंकि आरोपी का शरीर बच्ची के शरीर से नहीं छुआ, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं बल्कि आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला है। पॉक्सो के तहत मामला बनाने के लिए और मजबूत साक्ष्य की जरूरत होगी। ये कहते हुए जस्टिस पुष्पा ने दोषी की सजा में बदलाव किया। आईपीसी की धारा 354 किसी महिला की लज्जा भंग करने के मामले में लगती है। जस्टिस पुष्पा के इस फैसले पर जाहिर है काफी हो हल्ला हुआ। कई लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि जस्टिस पुष्पा ने भले दोषी को बरी नहीं किया, लेकिन एक बच्ची के साथ हुए यौन शोषण के मामले को एक महिला के यौन शोषण के बराबर ला दिया। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया, जहां नवंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश पर स्टे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने अपने फैसले में सेशन कोर्ट में जो फैसला दिया गया था उसके मुताबिक दोषी की सजा को बरकरार रखा और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पॉक्सो एक्ट की व्याख्या पर टिप्पणी की। पते की बात यह कि जस्टिस पुष्पा की सिंगल बेंच ने ऐसे एक नहीं 2 फैसले दिए थे। जनवरी 2021 में ही गढ़चिरौली का एक मामला बेंच के सामने आया था। यहां भी दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा हुई थी। यहां दोषी को एक बच्ची का हाथ पकड़कर पैंट की जिप खोले हुए देख लिया गया था। लेकिन ये मामला जब नागपुर बेंच के सामने पहुंचा तो पॉक्सो एक्ट की कुछ धाराएं हटा दी गई और कहा गया कि मामला पॉक्सो के तहत एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का नहीं है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसके साथ पहले वाले मामले में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने तब नागपुर बेंच के दोनों फैसलों पर साथ में रोक लगाई और ये दोनों फैसले जस्टिस पुष्पा के दिए हुए थे। इस मामले पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए अपूर्वा विश्वनाथ ने बड़े विस्तार से एक रिपोर्ट लिखी है। ये रिपोर्ट जस्टिस पुष्पा के नागपुर बेंच तक पहुंचने को लेकर भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने लाती है और हमें यह भी पता चलता है कि हमारा न्यायिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जस्टिस पुष्पा बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज नियुक्त हुई। संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत एडिशनल जज किसी अदालत के बार यानी वकीलों के बीच से अथवा राज्य की जुडिशियल सर्विस से नियुक्त किए जा सकते हैं। 2 साल का कार्यकाल होता है एडिशनल जज का। उनको नियुक्त किया जाता है अदालतों में जो बढ़ता वर्कलोड है उससे निपटने के लिए। अपूर्वा अपनी रिपोर्ट में बताती है कई बार इस पद का इस्तेमाल एक प्रोबेशन की तरह भी होता है। जज इस पद पर आते हैं, कुछ वक्त काम करते हैं और फिर उन्हें स्थायी रूप से उस हाई कोर्ट में जज बनाने पर विचार किया जाता है। रिपोर्ट आगे बताती है कि जस्टिस पुष्पा के एडिशनल जज बनने के वक्त ही आपत्तियां आनी शुरू हो गई थी। उनका करियर 2007 में शुरू हुआ बतौर जिला जज। 2017 में पहली बार उनके नाम की सिफारिश हाईकोर्ट की तरफ से हुई। सिर्फ ये सिफारिश सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सामने आई, जिसमें तत्कालीन सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर शामिल थे। इस कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा के नाम पर मंजूरी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों से राय मांगी थी, जिसके जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस समय के 2 वरिष्ठ जज जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने जस्टिस पुष्पा को एडिशनल जज बनाए जाने के खिलाफ सख्त डिसेंट नोट भेजा था। ये दोनों नाम आपको सुने हुए लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इस वक्त। लेकिन इस डिसेंट नोट के बावजूद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक नए कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा के नाम पर सहमति जताई। इस कोलेजियम में तत्कालीन सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एसए बोबड़े थे। अब जस्टिस पुष्पा को हाईकोर्ट में स्थायी जज बनाने की सिफारिश आई उस कोलेजियम के सामने जिसमें सीजेआई हैं जस्टिस एनवी रमन्ना, मौजूदा सीजेआई, और बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़।
अपूर्वा की रिपोर्ट में यह दावा है कि कॉलेजियम को जस्टिस पुष्पा के फैसलों ने एक चिंताजनक पैटर्न दिखाया। ये तो हुई जस्टिस पुष्पा की बात, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा एक और मामला है जो और भी ज्यादा हैरतअंगेज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जज रिटायर हुए, उनका नाम जस्टिस एस.एन. शुक्ला। अब सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में इन एस.एन. शुक्ला के खिलाफ, पूर्व जज के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है और यह मामला एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अवैध फायदा पहुंचाने के आरोप से जुड़ा है। आप सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी ऐसी खबरें सुनी हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई चार्जशीट फाइल करे। ये मामला 2017 से शुरू होता है। मई के महीने में केंद्र सरकार ने पूरे देश में 47 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर बैन लगाया। वजह, इन कॉलेजों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, इसलिए भारत में एक मेडिकल कॉलेज कहलाने के पात्र नहीं थे। इनमें से एक था लखनऊ का प्राइवेट कॉलेज प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इस फैसले के खिलाफ प्रसाद इंस्टीट्यूट गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट में लगी रिट पिटीशन को वापस भी ले लिया। फिर इस मामले में 24 अगस्त 2017 को एक पिटीशन लगाई गई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। आप देखिए, कॉलेज पहले सुप्रीम कोर्ट गया, फिर पिटीशन वहां से वापस ली और हाई कोर्ट आ गया। 25 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई हुई एक डिवीजन बेंच के सामने और उसी दिन वहां से राहत भी मिल गई। इस डिवीजन बेंच में जस्टिस शुक्ला शामिल थे। ये कैसे हुआ? इसे लेकर सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है वो न्यायपालिका पर आपके भरोसे को आघात पहुंचा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से याचिका सोच समझकर हटाई गई थी। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक जस्टिस शुक्ला के अलावा ओडिशा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आई.एम. कद्दूसी, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के पलाश यादव और भगवान प्रसाद यादव समेत कई और नाम हैं जो आरोपियों की तरह शामिल हैं। एफआईआर कहती है कि इन सब ने साजिशन याचिका सुप्रीम कोर्ट से हटवाई। इसके बाद इस याचिका को, इस पिटीशन को जस्टिस शुक्ला की बेंच के सामने लिस्ट करवाया गया। फिर जस्टिस शुक्ला ने प्रसाद इंस्टीट्यूट को राहत देते हुए 2017-18 के सेशन में दाखिले के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी कथित रूप से अवहेलना की। और जैसे ये बात पकड़ में आई, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्र ने मद्रास, सिक्किम और एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस शुक्ला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में दम है, उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है। 2018 में सीबीआई जस्टिस दीपक मिश्र ने जस्टिस शुक्ला से इस्तीफा देने या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कहा। जस्टिस शुक्ला ने ऐसा नहीं किया। नतीजतन जस्टिस शुक्ला से न्यायिक जिम्मेदारियां ले ली गई। जब जस्टिस दीपक मिश्र की जगह जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो जस्टिस शुक्ला ने उन्हें चिट्ठी लिखकर राहत की मांग की। तब तक 2019 का मार्च आ चुका था, लेकिन सीजीआई गोगोई ने उन्हें हटाने की सिफारिश सरकार से कर दी। बावजूद जस्टिस शुक्ला को हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी और वो 17 जुलाई 2020 को ससम्मान इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर हो गए। अब जस्टिस शुक्ला के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने हेतु सीबीआई को सरकार की अनुमति मिल गई है और एजेंसी अपना काम आगे बढ़ा रही है। इस मामले को लेकर तत्कालीन सीजीआई दीपक मिश्र पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे, क्योंकि प्रसाद इंस्टीट्यूट ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई थी, उससे पहले भी इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और तब सीजीआई मिश्र ने केंद्र से अपने फैसले पर पुनर्विचार को कहा था। केंद्र ने पुनर्विचार किया और उसके बाद भी प्रसाद इंस्टीट्यूट पर रोक जारी रही। अब इल्जाम लग गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। तब क्या हुआ था? तब इस मामले में एसआईटी जांच के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और तब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस जे चेलमेश्वर ने आदेश दिया था कि 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करे और देखे कि क्या एसआईटी की जांच जरूरी है। तब इस फैसले को लेकर जस्टिस चेलमेश्वर और चीफ जस्टिस मिश्र लगभग आमने सामने आ गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जस्टिस चेलमेश्वर का फैसला पलट भी दिया था। इस मामले को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के रहे दीपक मिश्र के खिलाफ शिकायत भी की थी, पर शिकायत का भी कुछ नहीं हुआ। इस मामले में आप जितना गहरे उतरेंगे उतना ही परेशान करने वाली जानकारियां सामने आती रहती। कितने सारे गंभीर आरोप और मामले तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि न्यायपालिका में नियुक्ति और नियुक्ति के बाद जजों के बर्ताव की वैसी ही सूक्ष्म समीक्षा हो जैसी सरकार के बाकी 2 अंगों की होती है। न्यायपालिका वो दरवाजा है जहां आदमी तब पहुंचता है जब हर तरफ से निराश हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि वो आरोपों से परे रहे, और आरोपों से परे आप तभी हो सकते हैं जब आपके काम करने के तरीके में खुलापन हो, और इस खुलेपन में आरोपों और जांच को लेकर खुलापन भी शामिल हो। सोना तपता है तो कुंदन बनता है, मोल बढ़ता है, और ये बात हमारी न्यायपालिका पर भी लागू होती है। और ये तो कतई नहीं होना चाहिए कि जिसके खिलाफ मामला है वही सुनवाई करे और कुछ बरस बाद सफाई सी दे कि हाँ, मुझे सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इस मौके पर देश के सीजीआई
एनवी रमन्ना का 2 हफ्ते पहले का बयान याद आ रहा है। हर संस्थान की तरह न्यायपालिका को भी बाहरी मूल्यांकन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या ललन टॉप ये कह रहा है कि न्यायपालिका से उम्मीद ना करें? नहीं, लेकिन जिनसे उम्मीद है उनकी निगहबानी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनका चौकन्ना रहना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।